एक आम साधारण सी लड़की, नाम है मेघा, मेघ के समान श्यामल वर्ण। ये नाम, ये पहचान दी है मेरी पालक अविवाहिता माँ अनुराधा ने। अनुराधा माँ जिनके आसपास ही मेरी दुनिया है, उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला, मेरी तो दुनिया ही बदल गई थी। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज़्यादा लाड़ प्यार हमें कोई नहीं दे सकता, लेकिन यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया उसके आधार पर मैं कहती हूँ। ज़रूरी नहीं रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे हों, रिश्ते तो दिलों से निभते हैं, फिर चाहे खून के हों या ना हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुराधा माँ अगर मुझे नहीं मिलती, मुझे सहारा ना देती, तो आज मैं किसी रेड लाइट एरिया के लोगों के मनोरंजन का साधन होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी उनके बिना, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। एक 12 साल की लड़की थी मैं जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। एक मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में सुंदर थी, सो सबकी लाडली थी, और मैं श्यामल रंग की, इसलिए माँ पापा मुझसे खपा रहते। 2 भाई भी थे जो अपना बचपन शान से जीते। जीजी मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी, तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थीं, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ती थीं। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात करते थे, और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थीं, अभी ज़्यादा जल्दी है क्या? अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात न बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भावे है जमाने को, और अपनी लड़की तो अभी शरीर से भी ठीक से हष्ट पुष्ट ना हुई है। उनकी बातें बाल सुलभ मन को उस पल समझ नहीं आती थीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ समझ थी इतनी कि बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक तबका मजबूरी या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घरों में चिरागों की रोशनी मौजूद ना हो, या फिर उन्हें वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। इसलिए यहाँ लड़कियों के जन्म पर उत्सव मनाए जाते हैं, ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह माँ जीजी को खूब संवार रही थीं। जीजी भी खूब मन से सज रही थीं। लाल लाल लिपस्टिक, कानों में झुमके, माथे में बेंदी, हाथों में चूड़ियाँ तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था जीजी का। जीजी को सजता देख मैं भी माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसियाकर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सज सवार कर तमाशा थोड़े ही बनाना है अपना। लेकिन बाल सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता, सो मैंने भी फिर से सज सवर कर जीजी के साथ जाने की जिद करने लगी। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां बाजार तो जाती दिखती थीं, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थीं। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब लड़कियां वहां सज संवर कर तो जाती थीं, लेकिन लौटती नहीं थीं। उनके घर से निकलते समय न जाने कितनी रस्में कराई जाती थीं, जैसे थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वहीं अनाज की बारिश कराना जिससे उनके घर के जाने के बाद भी धन धान से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा, और सबसे अंत में मुड़कर वापस न देखना।
न जाने कितनी ही रस्में निभाकर जाती थी लड़की। ठाठ से सवारी निकाली जाती पालकी में और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौटकर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में न जाने कहाँ गुम हो जाती। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में अपने बालमन को भटकाए रह फिरती, लेकिन कोई उचित जवाब न मिलता। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई जब मैं चुप ना हुई तो पापा मुझे साथ में ले जाने के लिए राजी हो गए। पापा की बात सुनकर ही मन खुशी से बावरा हो गया। अब जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा कि हाट में जाने वाली सजी सवरी लड़कियां आखिर वापस क्यों नहीं आती। मैं भी थोड़ा लाली लिपस्टिक लगाकर पापा और जीजी के साथ वहाँ से हाट के लिए निकली। रास्ते में जब मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी जीजी पर पड़ी तो डरी सहमी हुई, घबराई सी, सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर्र हो गई। मन में ख्याल आया मेरी जीजी भी बाजार की उन गलियों में कहीं गुमनाम हो जाएगी और फिर कभी लौटकर घर वापस न आएगी। यही सोचकर मन भर गया मेरा और मैं जीजी के गले लग गई। जीजी भी मुझे पाकर रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू ना बहा, नहीं तो सारा साज सिंगार बिगड़ जावेगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव देना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जावेगी। पापा ने मुझे जीजी से अलग किया और मैं चुपचाप एक ओर बैठ गई। कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई। मैंने उत्सुकतावश नज़र उठाकर देखा तो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहाँ ना ही तो कोई खिलौनों की दुकान थी और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी, ना ही कोई झूले दिखाई दे रहे और ना ही कोई रंग बिरंगी फिरकी। उस हाट में बस मेरी जीजी की तरह और भी लड़कियां सजी सवरी बनी ठनी खड़ी हुई थीं, जिनके आसपास कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़ों की चहारदीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे से कुछ कहती थीं और सजी सवरी लड़की के पिता की ओर एक सफ़ेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बालमन अपनी बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा। कुछ ही देर बाद वही सब घटना जीजी के साथ भी होने लगी। मेरी जीजी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चहारदीवारी में जाना पड़ा। वहाँ क्या होता था मुझे नहीं पता था। जिज्ञासावश मैं भी जीजी के पीछे साथ चली गई। अंदर जाकर वह महिला जीजी को ऊपर से नीचे तक भली भांति परख रही थी। ये सब देखकर मैं सहम गई और मैं दौड़कर सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से शायद मैं पापा के पीछे सुरक्षित रहूँगी। लेकिन गलत फहमी थी ये मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में
जीजी चली आईं। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा ना लगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी चारों ओर देख हार्ट का नियम समझने की कोशिश करने लगी। तभी कुछ ही देर बाद पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कहने लगे, श्यामली, बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे जीजी के साथ रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपने जीजी के साथ ही रहोगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी। ये सोच मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को एक मोटा लिफाफा थमाया, जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। जीजी और मैं उस औरत के साथ आए आदमी के साथ चल दी, जो हमें कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए। उस औरत ने जीजी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी जीजी के बगल में बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जा रुकी। हम सब गाड़ी से उतर अंदर की ओर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। एक अलग नई दुनिया, एक छोटे से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े से घर में आना एक सपने जैसा ही तो था हमारे लिए। मैं और मेरी जीजी अंदर चली आईं। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सभी सुविधाएं मौजूद थीं। वहाँ अंदर एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी करने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को अपने पास बुलाया और जीजी की ओर घूरते हुए वो साथ आई औरत से कहने लगी, रेवती, अच्छे से माप तौल के ही तो लाई है ना इस लड़की को। ये इस घर की बंसवेल बढ़ाने में सक्षम होवेगी कि नहीं। दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो ना है शरीर पर। ये सब सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और जीजी को उस घर में क्यों लाए हैं। फिर वह और रेवती बोली, सब देख के परख के लाई हूँ, मालिक की नई रखैल को। मैंने जीजी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ उन्हें क्यों लाया गया है। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने रेवती से कह जीजी को कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी जीजी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद रेवती फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप से करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में जीजी की चीखें मुझे सुनाई पड़ी, जिन्हें सुन मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे वहीं रोक दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डपटना, गलती होने पर हाथ उठाना, घर के सारे काम करवाना रोज़ का काम हो गया था मेरा। मैं और मेरी जीजी दोनों की दुनिया वहीं चार दीवारी में बंद होकर रह गई थी। महीनों हो गए थे एक घर में रहते हुए भी मैं अपनी जीजी से नहीं मिल पाई। उनके बारे में
कुछ खबर भी नहीं थी मुझे। वो कैसी हैं, उनके कमरे से निकलने और मुझे उनसे मिलने की सख्त मनाही थी। लेकिन एक दिन मैं इन चार दीवारों से निकलकर बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी में पहुंच गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में दुबकी रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा। गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में मेरी नज़र सामने से आती एक महिला पर पड़ी जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी, फिर से गाड़ी चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे छींक आ गई, जिसे सुनकर झटके से गाड़ी रुकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डर के मारे सहम गई थी। उन्होंने मेरी हालत देख अनुमान लगा लिया था मेरे डर का। वो महिला और कोई नहीं, मिस अनुराधा थी। मुझे देख उन्होंने कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कहा। उन्होंने फिर से गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 2 साल में इतना दुख देख अनुभव कर लिया था, इसलिए किसी पर सहज भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल था। मन में विचार आ रहा था कि मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी रुकने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो अनुराधा मैम मुझे एक जगह लेकर आईं जहाँ मेरे जैसे और भी बच्चे थे। फिर मिस अनुराधा जी मुझे वहीं पास ही खड़ी बेंच की ओर ले गईं और मुझसे वहाँ बैठने को कह खुद भी वहीं बैठ गईं। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस अनुराधा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रखकर इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस अनुराधा मेरी परेशानी समझकर उस जगह के बारे में मैं बताने लगी। वहीं पता चला वो एक बाल सुधारगृह था जिसमें वो बच्चे वहाँ रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध का शिकार हुए थे। मिस अनुराधा वहाँ की एक कर्मचारी थीं। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा, अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को छोड़कर हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए। मेघा नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मेघा नहीं श्यामली है। तो मिस अनुराधा ने कहा, अब आप श्यामली नहीं मेघा हैं, मेघ के समान श्यामल वर्ण वाली। मिस अनुराधा की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती हैं। मैं मिस अनुराधा को माँ कहकर संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो मुझे पढ़ाने भी लगीं। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ आने लगा। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर जो मेरी जैसी लड़कियों के साथ होता था वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने की कोशिश
शुरू कर दी हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।